प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भारतीय रेल, आप सभी का आपके चैनल द रेल मास्टर पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में एक हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट का मेरे कलीग ही हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो हमसे वार्तालाप करेंगे और इस वार्तालाप के क्रम में आपके सारे डाउट्स वैकेंसी से रिलेटेड मैं अपेक्षा करता हूं कि दूर हो जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ हैं सौरभ सर, इनसे बात करते हैं। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? ठीक है। चलिए तो सर पहले आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मैं सौरभ कुमार, एसएससी वर्कशॉप, और मैं 2020 17 अगस्त 2020 में ज्वाइनिंग हुई थी रेलवे में एज ए ट्रेनी जेई। 1 साल ट्रेनिंग के बाद 1 साल यानी 52 वीक्स, उसके बाद एज ए जेई पोस्टिंग हुआ था 2021 सितंबर में। ओके सर, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? जमालपुर में है, बिहार, जो एशिया का सबसे पुराना कारखाना है, जी। जमालपुर वर्कशॉप। थोड़ा सा आप कॉलेज एजुकेशन का बता दीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है अ, qualification? मैं भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हूँ, जो भागलपुर में ही है, और जी। वहाँ से मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मैं 2013 से 17 बैच का स्टूडेंट रहा हूँ वहाँ का। ओके। तो सर ये कौन से रेलवे वैकेंसी के थ्रू आप आए थे? कौन सा विज्ञापन संख्या था? ये आप बताइए। रेलवे वैकेंसी है जो CN03/2018 था, जो कि 2019 में 2 जनवरी 2019 को आया था, तो ओके। उसी से हम लोग आए हुए हैं। अच्छा। तो सर जब फॉर्म फिलअप की बारी आई थी तो आप किस जोन से भरे थे और उस जोन से भरने से पहले आपके मन में क्या विचार थे, क्या सोच के उसी जोन को चूज किया था? हम लोग तो मैं कोलकाता बोर्ड से भरा था, जी। और ज़्यादा मैं नहीं सोचा, मैं देखा कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा मतलब उस थी, समय और आपका उतना रेलवे के बारे में आइडिया होगा नहीं? ज़्यादा आइडिया नहीं था, बस देखा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कोलकाता बोर्ड में अच्छा खासा है, और ये बिहार स्टेट के बगल में ही है, तो उम्मीद थी कि आसपास में ही कहीं पे पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है और सर। नज़दीक का कारण था कि नज़दीक भी रहेगी। और जैसे आपने ये मतलब मेनली 2 फैक्टर्स आपने देखा कि नज़दीक भी है और वैकेंसी भी नंबर ऑफ सीट। अच्छा खासा है, तो आपने कोलकाता बोर्ड में फॉर्म डालना तय किया, राइट? सर उसमें प्रेफ़रेंस भी भरना होता है, तो प्रेफ़रेंस का कुछ आइडिया था आपको उस समय रेलवे जॉइन करने के पहले कि कैसे प्रेफ़रेंस भरा जाए? कौन-सा प्रेफ़रेंस पहले अच्छा प्रेफ़रेंस आपका सबसे पहले क्या था और क्यों? प्रेफ़रेंस का तो उतना आइडिया नहीं था उस टाइम, क्योंकि रेलवे में शायद फर्स्ट टाइम हम लोग फॉर्म भर रहे थे, और जी। प्रोडक्शन यूनिट ये सब का आइडिया नहीं था, तो ऐसे ही हम लोग देखे कि नंबर ऑफ सीट कहाँ पे है, तो वहाँ दिख रहा था कि ईस्टर्न रेलवे वर्कशॉप में ज़्यादा सीट है, साउथ रेलवे में वर्कशॉप में ज़्यादा सीट है, तो हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही प्रेफ़रेंस डालते अच्छा। गए, और बस, और ओके। ज़्यादा। मतलब वैकेंसी के आधार पे आपने और वो सही भी निकला। हाँ, वर्कशॉप में आपको थोड़ा-सा फाइनली यही लगा। लाइफ़ अच्छा है ना? हाँ, वर्कशॉप लाइफ थोड़ा बेटर है ओपन लाइन के अकॉर्डिंग। चलिए, तो आप बहुत लकी निकले इस मामले में, है ना? ठीक है सर, तो मेनली ऐसे जो वैकेंसी जहाँ तक है वो आपका सीबीटी 1, सीबीटी 2 देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर फाइनल पैनल, यही है? तो सर हम लोग क्रम वाइज़ बात करेंगे, सीक्वेंस वाइज़। तो पहले सीबीटी 1 की बात करते हैं, तो सीबीटी 1 का सर आपका कहाँ सेंटर था? एग्ज़ाम कैसा रहा था? आपके कितने मार्क्स थे? सीबीटी 1 का सेंटर तो पटना में ही था हम लोग का, और सीबीटी 1 में हमने अटेम्प्ट किया था 92 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, और रॉ मार्क्स 79 के अप्रॉक्स था, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 81 हो गया था, और आप लगभग, लगभग सारे पोस्ट के लिए हाँ, लगभग सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, शायद एक पोस्ट डीएमएस का छूट रहा था। देखो भाई सर टॉपर रहे हैं, 81 मार्क्स, ठीक है? He was eligible for every post except DMS, right? For appearing in CBT 2, ठीक है? तो इसके बाद सर आपको क्या उम्मीद था कि सीबीटी 1 में सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आप कंफ्यूज थे या फिर कट ऑफ का ऐसे ही यूट्यूब वगैरह पर चक्कर लगा रहे थे कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितना कट ऑफ जाएगा? नहीं, कन्फ्यूज़ तो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि 92 क्वेश्चन बनाए थे और एक्यूरेसी भी ठीक-ठाक था, तो हमें लगता था कि नंबर आ जाएँगे 80 प्लस ही, अच्छा। लेकिन 79 आया, जो भी सही था। और तो सीबीटी 2 की तैयारी आप मतलब कब से शुरू किए फिर? सीबीटी 2 का तैयारी मैं सीबीटी 1 से पहले से ही कर रहा था, अच्छा। क्योंकि हमें पता था कि सीबीटी 1 मेरा क्लियर हो जाएगा, और रीजनिंग और मैथ्स मेरा सही था सब कुछ, तो हमें लगा कि ये तो मैं निकाल ही लूँगा, तो मेरा पहले से ही था। वैसे भी सीबीटी 1 रिजल्ट के बाद टाइम दिया नहीं था, जो कि 14 अगस्त को रिजल्ट आया था,
और 28 अगस्त से एग्ज़ाम सीबीटी 2 का शुरू हो गया था। मतलब सीबीटी 1 के बाद लगभग 2 महीने मिले थे। सीबीटी 1 परीक्षा के बाद एग्जामिनेशन होने के बाद लगभग 2 महीने आपको मिले थे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो मैंने एक कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो भी बनाया है, जो 2017 वैकेंसी 24 वैकेंसी के जो बच्चे हैं, तो अगर आपको लगता है कि सीबीटी 2 की तैयारी करूँ या ना करूँ, तो उसके लिए आप कट ऑफ का एक वीडियो मैंने बनाया, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। उस पे आप विजिट करें और सीबीटी 2 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, ठीक है? जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रेलवे ज़्यादा आपको टाइम देने वाला है नहीं, ठीक है? चलिए, सीबीटी 2 में सर कितने बच्चों को बुलाया जाता है? वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितने बच्चे को सीबीटी 2 में अपीयर होने का मौका मिलता है? सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आता है तो उसमें जितना वैकेंसी रहता है उसका 15 टाइम्स जी। बुलाता है, वैकेंसी का 15 टाइम्स 15 गुना। ठीक है। ओके, तो सीबीटी 2 में सीबीटी 2 का सर सेंटर कहाँ देता है जनरली? और हाँ, सेंटर का थोड़ा-सा बता दीजिए। सीबीटी 2 का सेंटर जिस बोर्ड से आप भरते हैं उसी बोर्ड उसी ज़ोन के अंदर आपको देता है सेंटर। हम लोग का कोलकाता बोर्ड था तो उसी कोलकाता में ही था सेंटर। ओके। तो सीबीटी 2 में सर तो नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स के फॉर्म में कट ऑफ नहीं आता है, आई थिंक मेरिट इंडेक्स के फॉर्म में आता है। तो उसमें सर मेरिट इंडेक्स किस तरीके का होता है, थोड़ा बच्चों को बताइए, क्या था आपका मेरिट इंडेक्स? मेरा मेरिट इंडेक्स था 655 के अप्रॉक्स था मेरिट इंडेक्स। और नंबर की बात करें तो रॉ मार्क्स थे 99 और नॉर्मलाइज्ड होकर 102 मार्क्स शायद था। अच्छा, आउट ऑफ 150 आपका 102 मार्क्स था, लेकिन उसको मेरिट इंडेक्स में कन्वर्ट किया गया, तो 1000 में कन्वर्ट किया जाता है एक्चुअली, 1000 में आपका 155 655 था, ठीक है। तो सर का सीबीटी 2 भी फाइनल हो गया, है ना? सीबीटी 2 के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज आता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पे आपको कॉल किया गया था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेलवे बोर्ड से ही कॉल आता है तो वो रेलवे बोर्ड में ही जाना पड़ता है, वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके नेक्स्ट डे ही मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले जो अथॉरिटी होते हैं, वो जो है रेलवे बोर्ड को एक लेटर लिख देते हैं कि ये इतने कैंडिडेट्स को मैं आपके यहाँ भेज रहा हूँ नियरेस्ट रेलवे हॉस्पिटल में, और वहाँ पे आपका चेकअप होता है। तो सर थोड़ा-सा मेडिकल के बारे में बताइए कि मेडिकल में क्या-क्या चेकअप होता है जनरली? और जेईई मेनली जेईई कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल के किस क्राइटेरिया को लेकर चिंतित होना चाहिए या फिर चिंता नहीं करना चाहिए? मेडिकल को देखा जाए तो मेडिकल जनरली जेई लोगों के लिए सिर्फ आई का ही होता है। आई टेस्ट में अगर आपका आँख सही है, ठीक है, और अगर ज़्यादा भी खराब है तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, वो वर्कशॉप में आपका पोस्टिंग मिल जाएगा। अगर कैरेज एंड वैगन इस सब में चाहिए तो आपका आई ठीक होना चाहिए, ए प्लस 1, 2, A2 तक सही रहता है। ऐसे सी भी है तो आपका आ जाएगा आपका वर्कशॉप के अंदर। तो सर का यही कहना है कि आपका जो है मेडिकल के लिए कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है? 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करूँगा। तो मेडिकल के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है। आपका अगर आँख ठीक है, मतलब जैसे सर ने बताया कि 2 डायोप्टर तक भी है, तो आपको कैरेज एंड वैगन में मिलेगा, मतलब ओपन लाइन में भी आप जा सकते हो, अगर आपका प्रेफ़रेंस उस तरीके का है तो। अब अगर 2 डायोप्टर से 4 डायोप्टर मतलब पावर अगर ज़्यादा भी है ग्लासेस का, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है। आपको वर्कशॉप पे प्रोडक्शन यूनिट में आपकी पोस्टिंग होगी डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसका कट ऑफ क्राइटेरिया सीबीटी 1 सीबीटी 2 में कंप्लीट करते आ रहे हो। तो ये हो गया सर मेडिकल। मेडिकल के बाद सर फाइनल पैनल या फाइनल मेरिट कितने दिनों के बाद बना या किस तरीके का बना? हम लोग को मेडिकल होने के बाद अप्रॉक्स 1 मंथ लग ही जाता है फाइनल पैनल आने में, फाइनल मेरिट आने में, और फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद ज्वाइनिंग करवा दिया जाता है। ओके। अच्छा, ठीक है सर। तो इसके बाद आपको जो है जॉइन करवा दिया गया। तो आपको कब पता चला कि आपको जमालपुर वर्कशॉप ही मिला है? जैसे ईस्टर्न रेलवे में तो आप थे, है ना? तो वर्कशॉप कब पता चला, और इसका निर्धारण किस तरीके से हुआ कि आपको कौन-सा वर्कशॉप मिलेगा? क्या मेरिट के आधार पे था या फिर रैंडमली था? ये जो वर्कशॉप का जो मिला कि कौन से वर्कशॉप आपको मिल रहा है, ये सब रैंडमली था और ये तो मेरिट से पहले ही पता चल, मेरिट लिस्ट आया था उसके बाद शायद पता चल गया हम लोग को। ऑफिस रेलवे बोर्ड ऑर्डर निकला उसमें सबके नाम का आगे वर्कशॉप लिखा हुआ था कि कौन से वर्कशॉप आपको अलॉट हुआ है, अभी रैंडमली था। अच्छा, तो सर को लकीली जमालपुर वर्कशॉप मिला और घर भी हम लोग का या सर का बिहार में ही है, राइट? चलिए, तो यू वर वेरी लकी इन दिस सिचुएशन। अच्छा, तो फिर आप आकर के जमालपुर में ज्वाइन किए, राइट? हाँ, हम लोग जमालपुर में आकर ज्वाइन किए 17 अगस्त 2020 को।
ठीक है, तो फिर जॉइनिंग के बाद फिर अगला क्या स्टेज था, क्या होना? ज्वाइनिंग करवाने के बाद यहाँ से जमालपुर से हम लोग को भेज दिया गया एसटीसी कचरापारा ट्रेनिंग सेंटर। तो वहाँ हम लोग गए, वहाँ हम लोग रिपोर्ट किए। तो वहीं से फिर हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, जो 52 वीक्स का होता है, ओके, अप्रॉक्स एक 1 1 ईयर ईयर। जी। और हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। वही ट्रेनिंग में बहुत जगह हम लोग ट्रेनिंग किए, ऑनलाइन ट्रेनिंग थ्योरी किए, और प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों? प्रैक्टिकल दोनों चला हम लोग का ट्रेनिंग 1 साल तक। अच्छा, अच्छा, जी। तो मतलब जितने रेलवे का डायमेंशंस, ऑल डायमेंशंस आपको सिखाया गया, है ना? और जमालपुर में तो सुना है इरमी भी है? हाँ, इरमी में वहाँ भी हम लोग, ट्रेनिंग आपकी? इरमी में भी हम लोग का ट्रेनिंग हुआ 1 महीने के लिए। जी। तो वहाँ भी रहा सही। ठीक है। मतलब रेलवे के जितने डायमेंशंस हैं, है ना? सारे डायमेंशन भले आपकी पोस्टिंग मान लो कि एज़ अ वैगन में हो या वर्कशॉप में ही केवल हो, लेकिन आपको सिखाया जाएगा सारा डायमेंशन, है ना? क्योंकि आप जेईई के बाद एसएससी बनोगे, एसएससी के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा, नॉन गजेटेड से आप गजेटेड में जाओगे, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ठीक है ना? वो ट्रांसफरेबल जॉब होता है आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। तो फिर आपको सब कुछ देखना होता है। तो इस हिसाब से जो है ना, शुरू से ट्रेनिंग इस तरीके से दिया जाता है ताकि आपको रेलवे के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, जैसे आप मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ईच एंड एवरी डायमेंशन को लगभग कवर कर लिया जाता है। ठीक है सर, तो आप फिर यहाँ पे आप आपने परमानेंटली एज ए जेई जमालपुर में ज्वाइन किया? हाँ जी, परमानेंटली हमने 2021 में सितंबर को ज्वाइन किया था सितंबर में ज्वाइन एज ए किया, जेई। परमानेंट हो गए यहाँ पे, परमानेंट ठीक है। हम लोगों को। इसके बाद सर आपका, अभी तो आप एसएससी हैं, तो प्रमोशन कितने दिनों बाद हुआ? और क्या जनरली प्रमोशन ओपन लाइन में भी इतने ही दिनों में हो जाता है, इतना जल्दी? देखिए, वर्कशॉप में प्रमोशन, थोड़ा प्रमोशन का स्कोप अच्छा है, और ये थोड़ा 2 या ढाई साल होते-होते आपको जेईई से एसएससी बना दिया जाता है। लेकिन ओपन लाइन में ऐसा नहीं, ओपन लाइन में मोस्टली देखा जाता है 5 टू 8 ईयर लग जाते हैं ओपन लाइन में प्रमोशन। तो इसीलिए अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो, वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट ये सब का अगर कट ऑफ क्लियर करते जा रहे हो, तो आपके लिए फ्यूचर में भी अच्छा है, राइट? वैसे अभी तो कोई भी कट ऑफ कंप्लीट कर लो, जेई तो बनना ही है, लेवल तो सबका सेम ही है, सेम ही पोस्ट है। ठीक है, तो आप सर एसएससी बन गए। अब सर नेक्स्ट प्रमोशन एसएससी का कितने साल बाद होता है, या फिर उसके लिए क्या है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है या फिर टाइम बाउंड प्रमोशन होता है? अब एसएससी के बाद प्रमोशन आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा, जो एडब्ल्यूएम का होगा या फिर एडीएमई का होगा, जो भी हो, गैजेटेड ऑफिसर का होता है। तो इसके लिए आपको मिनिमम जेई हो या एसएससी हो, 5 साल तक आपका कंटिन्यू होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। अगर वो क्वालिफाई करते हैं आप, तो गैजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे और आपको पोस्टिंग कहीं दे दी जाएगी। जी, तो 5 इयर्स का आपका मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया है इन जेई लेवल, राइट? और एसएससी मिलाकर के आपका 5 साल का क्राइटेरिया होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। इसके बाद आप, और रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है फॉर द गजेटेड पोस्ट, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आपका प्रमोशन होगा, और प्रमोशन होने के बाद फिर, अच्छा सर ये बताइए, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि मान लीजिए कि हमारा पोस्टिंग जमालपुर में है, ठीक है? तो क्या मेरा वर्कशॉप में मतलब ये प्रमोशन, एक टाइम बाउंडेड प्रमोशन होता रहेगा, या फिर कैसे प्रमोशन है, क्या होता है भाई? सॉरी, प्रमोशन मतलब ट्रांसफ़र का, कि टाइम बाउंडेड ट्रांसफ़र है कि 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी एसएससी का, या फिर है कि नहीं आप परमानेंटली यहीं रहोगे, क्या है सर इसका? नहीं, वर्कशॉप में ऐसा होता है कि आप वर्कशॉप में अगर पोस्टिंग मिल जाती है आपको, तो जब तक आप अपने आप से म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं लेते हैं, तब तक आप वहीं रहेंगे। आपको एडमिनिस्ट्रेशन आपको ट्रांसफर नहीं करने वाला है। हाँ, वर्कशॉप के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहेगा तो एक शॉप से दूसरे शॉप भेजेगा, लेकिन आपका कहीं और नहीं होगा। बस वर्कशॉप के अंदर है तो वर्कशॉप में ही रहेंगे आप। अच्छा, अच्छा। ठीक है सर, तो लेकिन गजेटेड पोस्ट में चले जाते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र टाइम हाँ, बाउंडेड होता है। गैजेटेड पोस्ट में जाते हैं तो आपको हर प्रत्येक 3 साल पे आपका ट्रांसफर होते रहेगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, जैसे मान लो कि कोई कोई बच्चे आरबी चेन्नई हैं, बिहार के या यूपी के हैं, साउथ में कहीं आरबी चेन्नई, आरबी बेंगलोर से भर दिए, ठीक है, वहाँ उनका सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग भी वहीं हो गई। अब वो यहाँ पे आना चाहते हैं, मान लो कि बिहार में या यूपी साइड में, मैंने अपने लोकल एरिया में, रीजन में आना चाहते हैं ट्रांसफ़र लेकर, तो वो ट्रांसफ़र कैसा होता है या किस तरीके का होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए? देखिए, अगर कहीं कोई चेन्नई में है, कहीं और भी जॉब कर रहा है और उसको आना है, अगर जमालपुर में आना है, चाहे कहीं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आना है, तो उसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र इस संदर्भ में होता है कि जैसे वो वहाँ एसएससी हैं, अगर यहाँ का मान लीजिए कि मैं जमालपुर में एसएससी हूँ, अगर हम भी राज़ी हैं कि मैं चेन्नई चला जाऊँगा और वो राज़ी हैं कि वो जमालपुर आ म्यूचुअल जाएँगे, कंसेंट से तो हम लोग दोनों होता है। म्यूचुअल कंसेंट से अपने-अपने डिपार्टमेंट से
बोलकर या फॉर्म फिल होती है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जाता है। तो ऑनलाइन आवेदन दे देंगे तो 3 महीने के अंदर वहाँ से म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट आ जाएँगे या फिर जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएँगे। हाँ, इसीलिए जो बच्चे साउथ में या फिर जम्मू, श्रीनगर उधर नॉर्थ में बिल्कुल फॉर्म भर दिए हैं और अपने घर की ओर आना चाहते हैं, घर में अपनी नौकरी करना चाहते हैं, मतलब होम स्टेट में, तो आपके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप उसके थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी है। तो सौरभ सर से लगभग सारे क्वेश्चन, सारे मुद्दे आपके डील हो चुके हैं। सर, क्या फैसिलिटी मिलती है आवास-वास रहने के लिए, या फिर किस तरह का फैसिलिटी आफ्टर जॉइनिंग एज़ जेईई? आवास के बारे में आपका क्या कहना है? कुछ मिलता है क्वार्टर? अगर आप एज ए जेई ज्वाइन करते हैं रेलवे में, तो आवास आपको एक अच्छा खासा आवास मिल जाएगा। 3 लेवल 3 टाइप 3 टाइप 4 होता है आवास, जो एसएससी और जेई के लिए होता है। तो टाइप 3 के लिए एलिजिबल रहते हैं, तो उसमें 3 रूम रहेंगे, एक किचन, एक हॉल और बड़ा सा आगे गार्डनिंग रहेगा, पीछे भी गार्डन, मतलब बहुत बड़ा एरिया आपको मिलता है। पीछे वाले गार्डन की जो सर बात कर रहे हैं, पीछे भी गार्डन इसका है, और ये हम लोग पीछे वाले प्रांगण में हैं, क्वार्टर के पीछे वाले प्रांगण में हम लोग शूट कर रहे हैं वीडियो, राइट? तो देखिए, इस तरह का बहुत सारा फैसिलिटीज आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना? बहुत सारा अलाउंस मिलता है सैलरी के अलावे, ठीक है? बाकी ट्रेन से घूमने का आस-पास पीटीओ तो रहता ही है ना? पूरा पीटीओ और पास का एन्जॉय करते हैं देखिए, ना? जब आप रेल में आ जाते हैं तो रेल तो आपको आप अपना पास देती है, पीटीओ देती है, जिससे आप अपने फैमिली के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं पास से। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। धन्यवाद सौरभ सर फॉर इंटरव्यू। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो बताइएगा संवाद कैसा लगा, वार्तालाप कैसा लगा? मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपका सारा जो डाउट है रिगार्डिंग द वैकेंसी वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का आपका डाउट बचता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट अप कर दीजिएगा क्वेरी, और हम लोग उसको डील कर लेंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फर्दर वीडियो जो भी आएगा उसका अपडेट आपको लेते रहना है। आपको CBT 1 तो हो गया, इससे लेकर के फाइनल मेरिट तक हम लोग आपके साथ रहेंगे और गाइड करते रहेंगे, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।